राइजिंग इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सभी कार्यकर्ताओं को सादर नमस्कार। हम सब जानते हैं कि पूरा विश्व एक महामारी से इस समय जूझ रहा है। हजारों लोग प्रतिदिन भारत में संक्रमित हो रहे हैं और सैकड़ों लोगों की मृत्यु इस बीमारी के कारण प्रतिदिन भारत में हो रही है। जो संक्रमित हैं उनकी पहचान होने पर उनको चिकित्सालय में या क्वारंटाइन कराने की व्यवस्था प्रशासन करता ही है, लेकिन इस बीमारी के कारण ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने घर से दूर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपनी आजीविका वो रहते थे। ऐसे सब लोगों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। उनमें काफ़ी लोग अपने घर पर वापस अपने गांव में, कस्बे में, बस्ती में वो आ गए हैं। लाखों लोग रास्ते में पैदल चल रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, हजार किलोमीटर की यात्रा करके अपने गांव में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अभी ऐसे हैं कि जो जहां हैं काम पर गए थे वहीं पर अभी वो रुके हुए हैं, अथवा कह सकते हैं कि फंसे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि भारत एक विकसित देश है और ऐसे करोड़ों लोग हैं कि जो प्रतिदिन कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं। वो अपने भविष्य के लिए, आने वाले सालों के लिए कुछ संग्रह कर सकें, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रतिदिन कमाना, प्रतिदिन खाना। लॉकडाउन होने के कारण ऐसे लोगों की आजीविका का एक बड़ा संकट, उनकी रोजी रोटी का एक बड़ा संकट वो खड़ा हुआ है। हम सबको पता है कि भारत एक अद्भुत देश है। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो हृदय है, भारत का जो विचार है, तो अभी कुछ दिन पहले किसी महापुरुष ने कहा है कि प्रकृति, संस्कृति और विकृति, उसका वर्णन अच्छे से किया है। तो स्वामी विवेकानंद जी इसको कई स्थान पर बोलते भी थे। अपने आप कमाना और अपने आप खाना, ये प्रकृति है। दूसरों का छीन करके खाना, ये विकृति है। और अपने आप कमाकर दूसरों को खिलाना, ये संस्कृति है। और वो संस्कृति हमारे रक्त में है, हमारे डीएनए में है। उसी कारण से ये जो आज करोड़ों लोग इस महामारी के कारण पीड़ित हुए हैं, खाने का संकट उनके सामने खड़ा हुआ है, ऐसे समय में भारत के हजारों संस्थाएं उन्होंने काम करना प्रारंभ किया है। और जहां जिस प्रकार की आवश्यकता वो दिखती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो लगे हुए हैं। कोई भूखा ना सोए, इस प्रकार का संकल्प लेकर के बहुत सारी संस्थाएं, और ऐसे लोगों के लिए कि जो रिक्शा चलाता था, जो कोई छोटा काम करता था, मजदूरी करता था, जिसका न घर और न किचन है, यानी भोजन बनाने की भी सुविधा नहीं है,
ऐसे बड़े शहरों में, कस्बों में ऐसे सब लोगों के लिए, और पका हुआ भोजन का पैकेट पहुंचाने का काम ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ किचन तो है लेकिन भोजन का संकट खड़ा हुआ है, राशन नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए राशन की किट बना करके, जिसमें आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, नमक, ये सब सामान रख करके उन कीटों का वितरण करने का काम भी इन संस्थाओं के द्वारा वो हो रहा है। सरकारों ने कई सारे राज्यों में और पूरे देश में ये आग्रह भी किया गया है कि कोई भी घर से बिना मास्क के बाहर ना निकलें। तो ऐसे इतने मास्क कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे? गरीब लोगों के लिए ये भी संकट है कि मास्क कहाँ से खरीदें, खाने के ही पैसे नहीं हैं। तो उन लोगों को मास्क वितरण का काम ये बड़े पैमाने पर बहुत सारे संगठनों ने किया है, कर भी रहे हैं। जिन कंपनियों में कुछ और बनता था लेकिन ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, ऐसे गुड़गांव में, दिल्ली में मैं कम कंपनी के मालिकों को जानता हूं कि जिन्होंने मास्क बनाने का ही काम शुरू किया ऐसे समय में। फिर अपने को स्वच्छ रखने के लिए साबुन से हाथ धोना, बार बार धोना, कहीं जा रहे हैं, किसी चीज़ को छू रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करना। तो ऐसे सैनिटाइज़र को बनाने का भी काम और उसके वितरण का भी काम ऐसे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी संस्थाओं ने पूरे देश में प्रारंभ कर रखा है। इसके अलावा भी केवल मनुष्यों के भोजन का संकट है ऐसा नहीं है, तो पशु जो मनुष्यों के ऊपर ही आधारित थे, ऐसे शहरों में बहुत सारे बेसहारा पशु हैं, लोग छोड़ देते हैं, उनके भी चारे का संकट। बहुत सारी बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं कि जहाँ पहले रूटीन में चारा आता था, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण वो रूटीन थोड़ा गड़बड़ाया है, तो चारे का संकट खड़ा हुआ है। तो ऐसे गौशालाओं में भी और जो बेसहारा पशु घूमते हैं उनके चारे का प्रबंध भी बहुत सारे लोगों ने और संस्थाओं ने वो किया है। बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और खून की भी कमी वो हॉस्पिटल्स में अपने कार्यकर्ताओं को दिखी। तो ऐसे संघ और सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने, जो कल तक का आंकड़ा था, तो लगभग 16,500 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। ये केवल संघ और सेवा भारती के लोगों का आंकड़ा है। इसके अलावा भी समाज के और बहुत सारे लोगों ने इस समय में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रक्तदान का काम प्रारंभ किया है। ये कोरोना बीमारी न आ जाए तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको हरा दे। तो इसके लिए भी आयुष मंत्रालय ने कुछ सुझाव दिए थे और अपना एक संगठन है आरोग्य भारती, उसके माध्यम से आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने का काम ये बहुत सारे प्रदेशों में, बहुत सारे स्थानों पर, तो काढ़ा एक स्थान पर बना करके लोगों को उस काढ़े को पिलाने का काम भी पर्याप्त मात्रा में वो चल रहा है कि जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत हो जाए। दूसरा, कुछ औषधियाँ होम्योपैथ में भी ऐसी हैं कि जो आदमी के इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करती हैं और मजबूत करती हैं। तो ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों को भी वितरण का काम, उसको पिलाने का काम और बहुत सारे संस्थाओं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये संपूर्ण देश में चल रहा है। तो जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम वो अनेकों संस्थाओं के माध्यम से, अनेकों संगठनों के माध्यम से, भोजन हो, सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, रक्तदान हो, पशु चारा हो, तो ये सब काम देश भर में चल रहे हैं। और कार्यकर्ता बहुत साहस के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ
ऐसे सब प्रभावित क्षेत्रों में वो लगातार जा रहे हैं। और संघ का, सेवा भारती का हम सबको पता है कि एक बड़ा नेटवर्क है। भारत के सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में अपने कार्यकर्ता हैं। अनेक राज्यों ने अपनी हेल्पलाइन नंबर वो सार्वजनिक किए हैं। तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली की जो हेल्पलाइन नंबर है, पूरे देश भर से उससे फ़ोन आते हैं उस हेल्पलाइन नंबर लाइन पर। और जिसको भी जैसी आवश्यकता पूरे देश में कहीं भी है, हालांकि वो है दिल्ली के लिए, लेकिन फ़ोन देश भर से आते हैं क्योंकि नंबर वो सोशल मीडिया में जल्दी ही वायरल हो गया था। सबसे पहले दिल्ली ने ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। तो फ़ोन कॉल आने के बाद उसी दिन या कोशिश करके कुछ घंटों में जो पीड़ित है उस तक सहायता पहुंच जाए, इस प्रकार का प्रयास वो चल रहा है। तो ऐसे सभी राज्यों में अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपनी संस्था के द्वारा, और ये हेल्पलाइन नंबर और उस पर कॉल आने के बाद तुरंत अपने कार्यकर्ता और वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता को सूचना दे करके उस व्यक्ति तक तुरंत पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ये काम संपूर्ण देश में चल रहे हैं और उसका एक अच्छा परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि किसी प्रकार का भूखमरी या हड़बड़ाहट की स्थिति समाज के अंदर अभी तक तो नहीं है। सबको आवश्यकता जिसकी जैसी है वैसी पूरी होती रहे, इस प्रकार का प्रयास बहुत सारे संगठन मिल करके, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग वो कर रहे हैं। अभी जो ध्यान में आता है कि समाज का एक वर्ग अपने तन से, यानी अपने शरीर से समाज की सेवा में जुटा है। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है कि जो अपने संसाधनों को इस सेवा के काम में लगा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल आती है कि इस समय आप लोग इतना काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूँ, मैं अपनी आहुति डालना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो ऐसे समाज के दानदाता बंधु वो भी काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में निकल करके बाहर आए हैं और वो समाज का सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं दानदाताओं के आधार पर ये काम चलना संभव भी है। शहरों और कस्बों में ऐसी स्थिति है, ऐसा नहीं है। गांव की भी जो रिपोर्ट्स अपने पास आ रही हैं, तो गांव में भी गांव के जो सरकार का एक नेटवर्क है कि वहाँ का जिलाधिकारी है, फिर ब्लॉक का डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, फिर गांव का भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर रहता है, वीडियो, और फिर ग्राम प्रधान। ऐसे सब लोग मिलकर के वो चिंता करते ही हैं सरकार के द्वारा जो सहायता जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच जाए ऐसी। लेकिन उसके अलावा भी अधिकांश गांव में कोई ना कोई धार्मिक अथवा सामाजिक संस्था काम कर ही रही है। वो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ता भी ये ध्यान में रख रहे हैं कि हमारे गांव में पहली बात तो कोई कोरोना का संदिग्ध व्यक्ति हमारे गांव में प्रवेश न कर जाए। ये एक बड़ी सावधानी और जागरूकता का विषय है। जैसे मैंने हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान वगैरह कुछ गाँव के लोगों से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा ध्यान रख रहे हैं कि कोई अपरिचित व्यक्ति गांव में इस समय प्रवेश ना करे, और करे तो पूरा वो अपनी जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रवेश करे। तो ये एक जागरूकता और सावधानी वाला विषय गांव के लोग अपने आप ही कर रहे हैं। लॉकडाउन का भी पूरा पालन गांव के लोग ही कर रहे हैं। कृषि कार्य के अलावा वो गांव में अपने घर में ही वो रहते हैं। और दूसरा, मेरे भी गांव में कोई भूखा ना रहे, मेरे गांव में कोई अभावग्रस्त ना रहे, मेरे गांव में इस संकट के काल में और कोई बंधु ऐसा ना हो कि जिसको किसी प्रकार की तकलीफ़, किसी प्रकार की पीड़ा झेलनी पड़े। तो गांव के लोग भी बड़े जागरूक हैं और वो पूरे गांव में एक, कुछ लोग गांव के लोगों से मेरी बातचीत हुई तो गांव का राउंड लगाते हैं डेली। और वो ऐसी बस्तियों में जहां ऐसे मजदूर वर्ग रहता है, गरीब वर्ग रहता है, भूमिहीन वर्ग रहता है, तो उनसे पूछताछ, जांच पड़ताल करते हैं, कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, किसी प्रकार की घर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा एक
पूरे देश में इस प्रकार की एक स्थिति है। लॉकडाउन ये तीसरे राउंड में बढ़ा है और इस तीसरे राउंड में लॉकडाउन बढ़ने के कारण अलग प्रकार की परिस्थिति समाज के लोगों के अंदर ये धीरे धीरे बन रही है। ऐसे समय में हम लोगों का विशेष रूप से ये अपना जो संगठन है जिसके हम कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे संगठन के कार्यकर्ताओं से थोड़ी अपेक्षा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रख करके वो समाज की रहेगी ही। मुझे नीरज जी ने बताया था कि हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने कुछ राशि लोगों से इकट्ठे करके और पीएम केयर फंड में हमने जमा कराई है। तो ये जो क्रम है, क्योंकि लॉकडाउन अभी तक तो है ही, 17 मई तक तो है ही, उसके बाद की क्या स्थिति होगी वो नहीं कहा जा सकता है। और लॉकडाउन हटने के बाद भी स्थिति एकदम सामान्य हो जाएंगी ऐसा भी अभी नहीं कहा जा सकता है। तो इसका असर देर तक रहने वाला है और इसलिए जो हो सकता है कि संगठन ने पहली बार राइजिंग इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के काम के लिए पहली बार संग्रह किया हो, तो ऐसे लोग जो समाज का धन से सेवा करते हैं तो ये सूची बढ़नी भी चाहिए और वो काम लगातार, क्योंकि ये चलने ही वाला है अभी सेवा का काम, वो लगातार सूची बढ़े, सूची के लोगों से संपर्क होता रहे। तो इस काम के लिए वो लगे रहना है। दूसरा एक जो काम युवाओं को करना पड़ेगा, विशेष रूप से पढ़े लिखे युवाओं को, कल ही हमारी डिटेल में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ लोगों के साथ इस विषय पर चर्चा हुई है कि ये लंबे लॉकडाउन के कारण, और ये एक विचित्र प्रकार की स्थिति, क्योंकि इससे पहले कभी आई नहीं, किसी ने देखी नहीं और किसी को इस प्रकार की परिस्थिति से निपटने का अनुभव ही नहीं है। तो परामर्श केंद्र, काउंसलिंग सेंटर हमको ये कहीं बनाने पड़ेंगे। सेंटर का मतलब ये नहीं कि हमारा पर्टिकुलर कोई ऑफिस होगा, कोई ऐसा बिल्डिंग होगी कि जिसमें हम लोगों को आमंत्रित करेंगे, ऐसा नहीं है। 1-to-1 भी हमको काउंसलिंग लोगों की करनी पड़ेगी और इसमें महिलाओं की काउंसलिंग, मजदूर की काउंसलिंग और बच्चों की काउंसलिंग, क्योंकि एक ही जगह पर इतने दिन तक घर में रहने के कारण थोड़ी मन स्थिति इस समय वो नकारात्मक होने की ऐसी संभावना है और नेगेटिविटी भी आएगी और दूसरा मनुष्य का डिप्रेशन में जाने का भी खतरा रहेगा, आगे क्या होगा। तो एक ये बड़ा एक चुनौती हम सब लोगों के सामने है कि हमारा समाज इस परिस्थिति में भी उसकी मन स्थिति ठीक रहे, वो पॉजिटिव रहे और इस संकट की घड़ी में अपना धैर्य बनाए रखे, हिम्मत बनाए रखे और इससे हम उबर जाएंगे। इस प्रकार का आत्मविश्वास उसके अंदर पैदा करने का काम, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा ना हो जाए, वो एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे और महिलाओं में भी किसी प्रकार का डिप्रेशन वो न हो। तो इस प्रकार का ये काम हमको करना पड़ेगा। दूसरा एक और जो काम है कि बहुत सारे ऐसे लोअर मिडिल क्लास के लोग जिनके बच्चे या लोअर क्लास के लोग अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, तो अभी आर्थिक स्थिति सबकी गड़बड़ हुई है, उन लोगों के बच्चे जो अच्छे स्कूल में पढ़ते थे उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसकी भी चिंता। तो एक तरह से शिक्षा व्यवस्था हमारी डिस्टर्ब ना हो, शिक्षा व्यवस्था जैसी चल रही थी वैसी चलती रहे, ठीक ठाक चलती रहे, ऐसे समाज का एक वर्ग की हमको चिंता सब लोगों को मिलकर के करनी पड़ेगी।
तीसरा, गोवा और केरल की तरफ एक ये सर्वे हम लोगों ने किया था कि उधर जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर कोरोना का जो प्रभाव है वो बहुत कम है, शून्य के लगभग है। गोवा और केरल की तरफ जो वहाँ के लोगों से, कार्यकर्ताओं से पूछा तो एक जो कॉमन बात निकल करके आई कि वहाँ जन सामान्य में पानी को उबाल कर पीने की एक परिपाटी है, पहले से ही है, और वो उबला हुआ पानी पीते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी पीते हैं। उबला हुआ पानी, गुनगुना पानी पीने से भी और इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहता है, ऐसा वहाँ के कुछ आयुर्वेद को जानने वाले, कोई प्राकृतिक चिकित्सा को मानने वाले लोगों का ऐसा मत है कि ये जो पानी में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए और हानिकारक भी हो सकती हैं या आवश्यक नहीं है, वो सारी चीज़ें उबाल करके ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए लोगों को जहाँ पर आरओ नहीं है, जहाँ पर पानी को शुद्ध करने की और कोई व्यवस्था नहीं है, और वैसा ही पानी ज़मीन से वो कितना ही नीचे का है, कौन सी लेयर का है, क्योंकि ये तो हम सबको पता ही है कि उत्तर भारत का पहली और दूसरी जो लेयर का पानी है वो पीने योग्य नहीं है। तो ये भी स्वभाव कैसे बने। और दूसरा, ये जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं, ये और हमको बढ़ाने पड़ेंगे। समाज के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़े, उस प्रकार का उनको एक प्रबोधन, उनको एक जानकारी, वो क्या आयुर्वेद का तरीका हो सकता है कि होम्योपैथ का तरीका हो सकता है या प्राकृतिक कोई चिकित्सा प्राकृतिक तरीका हो सकता है, जो भी तरीका हो, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ी रहे। हालांकि मुझे लगता है कि कोरोना का संकट पूरे विश्व से जब समाप्त होगा तो हो सकता है कि भारत के में आकर के दूसरे मेडिकल साइंस के लोग दूसरे देशों के वो आकर के रिसर्च करें कि जिस मात्रा में भारत में लोग संक्रमित हैं उस मात्रा में मृत्यु दर दुनिया के अगर हम तुलना करेंगे दुनिया से तो वो बहुत कम है। तो वो तो होने वाला ही है, लेकिन 3-4 चीज़ें जो हम सबको मुझे लगता है कि करनी चाहिए। एक तो लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास का, मिडिल लोअर क्लास का उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था वो ज़रा ठीक हो जाए, जहाँ जिसका जितना भी प्रभाव है, जहाँ जो जितना प्रयास कर सकता है, जहाँ जिसकी जितनी पैठ है, प्रभाव है, उसके आधार पर वो डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा, लोगों की इम्यूनिटी पावर वो कैसे बढ़े, तरीका कौन सा हो, वो कोई सा भी हो सकता है, उद्देश्य है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। तीसरा, जो समाज का एक ऐसा दानदाता वर्ग है वो बढ़े, और जो ये प्रयास चल रहे हैं वो प्रयास शिथिल ना हो, उसके लिए जो जो साधन और जो जो सामग्री की आवश्यकता है वो उपलब्ध होती रहे, ये हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए। दूसरा एक बड़ा काम जो युवा लोगों और जो टैक्स सेवी है ऐसे लोगों के जिम्मे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि आज बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी अपने समाज में नई नई बन रही हैं। तो एक डॉक्यूमेंटेशन का काम एक बड़ा काम है जिसमें भारत के लोग एकदम फिसड्डी हैं। अंग्रेज पूरी दुनिया पर राज इसलिए कर गए कि उनकी ये बड़ी ताकत थी, हर चीज़ को वो लिखते थे, संग्रहित करते थे। और आज हमको भारत के बारे में अगर जानना हो कि फायान ने क्या कहा, हमारे ह्वेनसांग ने क्या कहा, अल बरूनो ने भारत के बारे में क्या कहा, तो लंदन के आर्काइव्स में जाकर के हमको देखना पड़ता है कि भारत दूसरे देशों के विद्वानों ने भारत के बारे में कब क्या कहा। हमारे पास तो कुछ नहीं, क्योंकि वो था तो वो सब जला दिया गया, और अभी वो डॉक्यूमेंटेशन का हमारा स्वभाव नहीं है, आदत नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये थोड़े हमको ठीक करनी पड़ेगी। युवा इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का काम, इस प्रकार की जो इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे आसपास हमारे समाज में इस समय आ रही हैं। अभी हम सब जानते हैं कि गढ़िया लोहार एक घुमंतु जनजाति है जो लोहे का सामान बनाते थे, बेचते थे, और उसके आधार पर अपनी जीविकापार्जन करते थे, और उनकी गाड़ी होती थी, उस गाड़ी में बैठ करके वो घूमते रहते थे। अभी तो खैर घूमते नहीं, अभी तो उनकी गाड़ियाँ एक जगह पर खड़ी हैं, गाड़ी की जगह झुग्गी ने ले ली है।
ऐसी राजस्थान में एक गड़िया लोहार की बस्ती में हमारे कार्यकर्ता गए, ये भोजन के सामग्री की किट लेकर के, जिसमें आटा दाल चावल जो मैंने पहले बताया। तो वो लोग आए, उन्होंने कहा जी हमें नहीं चाहिए, हमें तो ज़रूरत नहीं है, जिसको आवश्यकता है ये सामान आप उसको दीजिए, और हाँ कल हमसे मिलने के लिए आइए। तो हमारे कार्यकर्ता अगले दिन फिर गए उनसे मिलने के लिए, भाई आपने बुलाया था, क्या बात है। तो वो जो एक मुखिया जैसे उस बस्ती के थे, उसी समाज के, वो आए, उन्होंने कहा जी हमने आपस में ये इकट्ठे किए हैं, ये 51,000 रुपये, आप अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, ये 51,000 रुपये आप रखिए और इसको भी आप अपने काम में लगाइए, जो काम आप सेवा का इसमें देश भर में कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता के तो आंखों में आंसू आ गए कि ये घुमंतु जनजाति है, इनमें अधिकांश के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड कुछ नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा और चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, मकान नहीं है, बिजली नहीं है, मूलभूत आवश्यकताओं से भी कोसों दूर। और हमें लगता था कि इनको इस समय अन्न की ज़रूरत होगी, इस समय इनका कोई रोज़गार नहीं चल रहा है, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऊपर से 51,000 रुपये की राशि और आपस में इकट्ठा करके अपने कार्यकर्ताओं को दी। जम्मू में एक महिला ने 50,000 रुपये, 5 लाख रुपए इकट्ठे करके इसलिए रखे थे अपने घर में कि मैं इस बार हज करने के लिए जाऊंगी। तो हज के लिए 5 लाख रुपए वो इकट्ठा किए थे, और कोरोना संकट के आने के बाद वो 5 लाख रुपए उसने पीएम केयर फंड में जमा किए। ये स्टोरी भी हम सबको पता है, न्यूज़पेपर में आ गई थी। दूसरा, देव की देवी एक माता जी चमोली में रहती हैं, 10 लाख रुपए जीवन भर की कमाई उनके पास थी, और वो 10 लाख रुपए उन्होंने कोरोना संकट का आने के बाद और पीएम केयर फंड में वो सारी राशि जमा की। ये भी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में ये सारी स्थित आई है, सारी न्यूज़ आई हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी गुल्लकें तोड़ करके, और जो भी पैसा उसमें गुल्लक में से निकला वो पीएम केयर फंड में उन्होंने जमा कराया। ऐसे बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरी कि लोगों ने अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज की सेवा के लिए, और अपने संसाधनों का उपयोग किया, अपने शरीर का उपयोग किया, और सब प्रकार का अधिक से अधिक क्या कर सकता हूँ मैं, और ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, इस प्रकार का भाव लेकर के समाज के लोग इस समय लगे हैं। इस तरह के प्लेटफार्म पर केवल पॉजिटिव विषयों की हम चर्चा करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमारे कार्य की गति को थोड़ी कम करती हैं, स्पीड को कम करती हैं, इसलिए वो नेगेटिव बातें होती हैं। जिस आज हम बैठे हैं, देखो पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, तो केवल पॉजिटिव जो तार है उससे नहीं है, दोनों है, नेगेटिव और पॉजिटिव। सृष्टि है, इन दोनों से चलती है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की ऊर्जा मिलकर के सृष्टि को चला रही हैं। तो इसलिए नेगेटिव की हम चर्चा नहीं करते, वो सब जगह उपलब्ध रहती है, सब जगह है ही। पॉजिटिव को थोड़ा प्रयासपूर्वक पॉजिटिव ऊर्जा को बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए ताकत लगानी पड़ती है। तो इसलिए हम पॉजिटिव विचार के, सकारात्मक विचार के और अनुयायी हैं। तो इसलिए उसी प्रकार का समाचार, उसी प्रकार की प्रेरणा, उसी प्रकार का सब संदेश जो सकारात्मक हो हम लेते और देते हैं। भारत के बारे में और सारा आज कहीं चर्चा हो रही थी कि अमेरिका कहता था कि हमारे यहाँ ह्यूमन वैल्यू है, मनुष्य की और कदर है, पैसा हमारे लिए गुण है। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका का नागरिक कहीं भी है, एक नागरिक की भी पूरे विश्व में कोई दिक्कत आती है तो अमेरिका उसकी चिंता करता है। पैसे के पुजारी नहीं है, मनुष्यता के पुजारी हैं। और इसलिए ऐसा धारणा थी कि भाई वहाँ का आदमी ज़्यादा सुरक्षित है अमेरिका का। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई है कि आज ये उल्टा हो गया है। भारत को कहते थे कि ये हम धन के पुजारी हैं, हमारे यहाँ मनुष्य की कोई कदर ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि अभी उल्टा है। हमने कहा हमारी आर्थिक स्थिति कैसी होगी उसको बाद में देख लेंगे, पहले हमारा
हमारे देश का जो समाज है वो सुरक्षित रहना चाहिए, वो ज़िंदा रहना चाहिए, उस पर कोई संकट नहीं आना चाहिए, इसलिए लॉकडाउन समय पर कर दिया। और अमेरिका में भाई हमारी आर्थिक स्थिति वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हम दुनिया में नंबर 1 है, हम नंबर 1 ही रहना चाहिए। ये मनुष्य मरें तो मरते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉकडाउन चेताने के बावजूद भी WHO के और वो समय पर न होने के कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ लाखों की संख्या में संक्रमित हैं और मृत्यु भी काफ़ी हो गई है। तो इसलिए भारत में आज जो संस्थाओं के और व्यक्तियों के द्वारा जो भंडारे चल रहे हैं, जनता रसोई चल रही है, कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, जगह जगह पर गुरुद्वारों में लाखों लोगों का, मैं यहाँ देख रहा हूँ बंगला साहिब गुरुद्वारा में प्रतिदिन 1-1.5 लाख लोगों का भोजन बनता है। दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में कोरोना सब जगह है, लेकिन भंडारे, जनता रसोई, कम्युनिटी किचन, लोगों के घर घर जा कर के और भोजन की सामग्री दे करके आना है, दवाई दे करके आना है, मास्क दे करके, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत में मिलेगा। और इसलिए जो लोग भारत के बारे में ऐसा सोचते हैं, सोचते थे, भारत क्या होने के बावजूद भी भारत ने हमको क्या दिया, भारत में हमको क्या मिलेगा, और इसलिए प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी भारत से पलायन करते थे। ऐसे लोगों के लिए ये वही सब जो चले भी गए थे वो कह रहे बुला लो हमें। और भारत ने आज से ही वो ऑपरेशन शुरू किया है फिर कि भारत के लोग जो बाहर हैं उनको वापस बुलाने का काम, जिसमें जल सेना भी लग गई है अपनी, और भारत का जो हवाई जहाज वाला जो कितनी उड़ानें हैं वो सारा गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि इन लोगों को लेकर के आएंगे। तो एक ऐसा भारत के बारे में, हम जब पूरे भारत के बारे में सोचते हैं तो एक अपने अंदर एक गुदगुदी सी होती है, एक बहुत अच्छा एहसास होता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारत हैं। और इसलिए किसी भी प्रकार के संकट से जूझने की क्षमता वो हमारे अंदर औरों की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा है। और इस संकट की इस घड़ी में हम बिल्कुल निडर होकर के, साहसी होकर के और पूरा पक्का भारतीय होकर के इस संकट से अपने समाज को मानसिक रूप से और मजबूत बना करके बाहर निकालने का काम हमारे द्वारा होना चाहिए। ये कितनी सदस्य संख्या है, कितने कार्यकर्ता हैं अपने, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, यानी राइजिंग इंडिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन जितने भी होंगे वो सब हिम्मत वाले होंगे, कुछ करके दिखाने वाले होंगे। तो मेरा सबसे यही अंत में, क्योंकि मुझे एक राजस्थान क्षेत्र की बैठक में भी जाना है यानी यहीं बैठे बैठे ही जाना है, तो वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से अपना काम चल रहा है। तो आप सब लोग, मुझे लगता है कि जुड़े तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये संदेश किसी न किसी भांति नीरज जी सब तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो इस संकट की घड़ी तो क्या माने इसको, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। तो इसलिए इस अवसर का लाभ लेकर के अपने जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को कैसे समाज के काम में, देश के काम में हम लगा सकते हैं, और जो हमारा समाज है जो वास्तव में संकटग्रस्त है, उस समाज को मानसिक रूप से मजबूत बनाने का काम, और जितनी सहायता हमारी हो सकती है उस प्रकार की सहायता प्रदान करने का काम हम थोड़े से होने के बावजूद भी कैसे अच्छे से कर सकते हैं, और उसका डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कैसे रख सकते हैं, ये सारा विचार करके और हमको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बढ़ा ही रखा है, थोड़ा और मजबूती के साथ, और इस काम को हम सेवा के काम को अच्छे से करते रहें। इतना सा निवेदन करते हुए आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। सभी को नमस्कार।